फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है। एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन उसमें हो चुका है। ये उसी कंटिन्यूएशन में सेकेंड वीडियो है, लेकिन मेरा हमेशा से आपको सजेशन रहा है और कोई भी आपको ये सजेशन देगा कि सारे टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। शुरू से देखेंगे तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा बेटर डेवलप होगा। बीच से देख के उतना फ़ायदा आपको शायद ना हो पाए, पर फिर भी क्योंकि पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम बात करने वाले हैं, तो मैं एक क्विक रिमाइंडर आपको दे देता हूं कि हमने पीछे क्या डिस्कस किया था। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट डिस्कस किया था, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट करंट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट के इंट्रोडक्शन के बाद जो मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट दिया, उसके बाद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट मैक्सवेल ने सारे वर्ल्ड के सामने रखा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए क्या हमने डिस्कस किया था? देखिए, एक सर्किट लिया था, हमने नहीं लिया था, मैक्सवेल की बात हो रही है। तो एक सर्किट उसने जब ये एनालाइज करने की कोशिश की तो उसने देखा कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर रखा है, तो इस कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसेस ऑन है। मैं यहाँ पे फिर से आपको याद दिला दूं, कैपेसिटर जब एक बार फुल्ली चार्ज हो जाता है तो फिर डीसी करंट को फ्लो होने नहीं देता है। वंस द कैपेसिटर बिकम्स फुली चार्ज, इट विल नॉट अलाउ डीसी टू पास थ्रू इट। ये हमने पढ़ा है, सीखा है पहले भी। तो अभी आप मान के चलिए कि कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसेस ऑन है, का मतलब अभी चल रहा है, अभी कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज नहीं हुआ है, तो तब तक तो करंट फ्लो होती है ना। तो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज डेवलप होता जाता है और सर्किट की करंट इनिशियल स्टेट में मैक्सिमम होती है और फिर धीरे धीरे कम होते होते फाइनली जीरो हो जाती है। यानी इस सर्किट में एक वेरिएबल करंट फ्लो हो रही है, और ये जो करंट फ्लो हो रही है कंडक्शन करंट है। अब इस कंडक्शन करंट के फ्लो को जब मैक्सवेल ने एनालाइज किया तो उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ तो हमें भी दिखाई दे रही है साफ साफ। हमें मालूम है कि करंट जो होती है वो हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो होती है। स्पेशली कंडक्शन करंट की बात करूं तो इट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज पाथ। जबकि आप देखिए ये सर्किट आपका वाइड ओपन है, यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में या तो वैक्यूम होगा या डाइलेक्ट्रिक होगा। दोनों ही केसेस में कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो सकती। कंडक्शन करंट न तो वैक्यूम में फ्लो होगी न डाइलेक्ट्रिक में फ्लो होगी। यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन करंट तो नहीं हो सकती। और ये बात कंडक्शन करंट की कंटिन्यूटी को लेके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा कर रही है कि यहाँ तक आपकी करंट आई, फिर बीच में गायब हो गई और फिर आपकी कंडक्शन करंट फिर फ्लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर उसने मैक्सवेल ने जब यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया, फिर से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ पिछला वीडियो देखिए, पूरा डिटेल में डिस्कशन है, मैं क्विक रिमाइंडर दे रहा हूँ। तो उसने देखा एम्पियर सर्किटल लॉ भी कंसिस्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर उसने एक नई करंट यहाँ पे सजेस्ट की, क्योंकि ये देखा गया कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप यहाँ पर एक कंपास निडल रखते हैं तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे अगर मैं यहाँ इस कंडक्शन करंट के पास अगर मैं कंपास निडल रखूँ तो डिफ्लेक्शन आता है। तो ये देखा गया कि प्लेट्स के बीच में अगर कंपास निडल रखें तो वो डिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है, का मतलब प्लेट्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है। और ऑस्टेड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? करंट होती है। और उस समय तक यही मालूम था कि करंट इज द ओनली सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ कंडक्शन करंट है नहीं प्लेट्स के बीच में, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन बता रहा है? कंपास निडल बता रही है। कंपास निडल रख रहे हैं तो डिफ्लेक्शन आ रहा है, का मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर है, लेकिन करंट नहीं है, ये तय है। कौन सी करंट? ये वाली करंट। तो मैक्सवेल ने कहा कि यहाँ पर भी एक करंट है जिसको उसने डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट से बिल्कुल अलग है। ये करंट चार्ज के कंडक्शन की वजह से फ्लो होती है और इसको एक कंडक्टिंग पाथ की जरूरत होती है, इसलिए कंडक्शन करंट कहते हैं। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज का कंडक्शन नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे कंडक्शन करंट तो नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? करंट। तो उसने एक करंट यहाँ पे सजेस्ट की जिसको उसने डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया, और इस करंट का सोर्स उसने बताया कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का दिया, ये फॉर्मूला बता रहा है, इसमें सॉरी एप्सिलॉन जीरो भी आएगा, आई एम सॉरी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला था, ID = एप्सिलॉन जीरो d phi by dt।
तो वैक्यूम में अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है तो वहां पर ये करंट आपको मिलेगी और इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट के पास वो सारे इफेक्ट हैं जो कंडक्शन करंट के पास है। जैसे कंडक्शन करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है उसकी सराउंडिंग में, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब अगर हम ये देखें कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप जानते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा की वैल्यू भी रख दूं Q अपॉन A, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 ये कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब जब कैपेसिटर की चार्जिंग चल रही है तो इसकी प्लेट्स का चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसकी प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, जिसमें A जो है वो प्लेट एरिया है, तो ये तो खैर टाइम के साथ फिक्स रहेगा, एप्सिलॉन 0 दूसरा कांस्टेंट है, लेकिन प्लेट्स पे चार्ज बढ़ता जा रहा है। यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ वो बढ़ता जा रहा है। तो दिस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो अगर मैं डायरेक्टली कनेक्ट करूं तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड के इस हिसाब से दो सोर्स हो गए, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हो गया ये कंडक्शन करंट, और दूसरा सोर्स मैग्नेटिक फील्ड का कौन हो गया, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसी सर्किट पे हमने देखा था कि देखो ये वेरिएबल करंट है, इस वेरिएबल करंट की वजह से इसकी सराउंडिंग में एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब करंट वेरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, तो ये एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है B, और इस वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि करंट की डायरेक्शन में ही होगा। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आ जाऊं तो एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कंसेप्ट हमने पिछले डिस्कशन में करा था कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो ये बात पढ़ी थी, और दूसरी बात हमने क्या सीखा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये भी हमने पिछले डिस्कशन में सीखा था। डिस्प्लेसमेंट करंट को जब मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया तो उसने मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई कर दिया। डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट से पहले हम एम्पियर सर्किटल लॉ ऐसे लिखते थे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज पाथ। और वो करंट कौन सी थी, कंडक्शन करंट। तो मैक्सवेल ने जब डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस किया तो फिर एम्पियर सर्किटल लॉ को उसने मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एम्पियर सर्किटल लॉ कंसिस्टेंट नहीं था, तो उसने उसको मॉडिफाई कर दिया। उसने लिखा कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ हमें ऐसे लिखना चाहिए, म्यू 0 IC प्लस ID, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर इसी एम्पियर सर्किटल लॉ को मैं वैक्यूम के लिए अप्लाई करूं, क्योंकि वैक्यूम में ना तो कोई चार्ज होता है ना कोई करंट होती है, कंडक्शन करंट नहीं होती है, तो वैक्यूम में अगर इस एम्पियर सर्किटल लॉ को मैं अप्लाई करूंगा तो ऐसे लिखूंगा, क्योंकि वहां पे ये वाली करंट तो होगी नहीं, ये वाली होगी ID। अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि वैक्यूम में डिस्प्लेसमेंट करंट हर जगह होगी, वैक्यूम में अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। तो एम्पियर सर्किटल लॉ वैक्यूम में यह है। तो इसको हम जानते हैं किस नाम से, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। जब मैक्सवेल ने मॉडिफाई कर दिया तो फिर इसका नाम बदल दिया उसने, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। और इसको देखें तो ये सिंपली एम्पियर सर्किटल लॉ है, और इसको देखें तो आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ इन वैक्यूम। वैक्यूम में ऐसे लिखेंगे, अदरवाइज ऐसे लिखेंगे, और नहीं तो फिर ऐसे लिखेंगे। ये मॉडिफाइड फॉर्म है एम्पियर सर्किटल लॉ की। अब मैक्सवेल ने क्या किया, अब यहां से मैं आज का डिस्कशन शुरू करता हूं। ये क्विक रिमाइंडर था पहले वाला, अब इसको यहीं पे छोड़ के आगे बात करते हैं, ठीक है। मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूं पिछला वीडियो देखिए, तब आपको बात और अच्छे से समझ में आएगी। ये तो बिल्कुल बहुत ही क्विक रिमाइंडर मैंने दिया था आपको। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट देने के बाद मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस को उठाया इधर उधर से। अब नाम तो है मैक्सवेल्स इक्वेशन, सुन के ऐसा लगता है ये सारी इक्वेशन मैक्सवेल ने दी होंगी। मैक्सवेल ने इनमें से एक भी इक्वेशन नहीं दी है, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
इनमें से कोई भी इक्वेशन मैक्सवेल ने नहीं दी है, सिवाय ये लास्ट वाले के जिसको उसने मॉडिफाई किया था, मैं अभी आऊँगा इस पर ये इक्वेशंस आप यू आर फेमिलियर विद दीज इक्वेशंस, सारी इक्वेशंस आपने पढ़ी हुई है। इनको मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि मैक्सवेल ने इन इक्वेशंस को एक जगह कंपाइल किया और इनको एक जगह कंपाइल करने के बाद उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंसेप्ट को डेवलप करके सबके सामने रखा। यही आज हमें बात करनी है, ठीक है। तो पहला लॉ आप अगर देखें तो फेमिलियर है, गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, टोटल इंटीग्रेशन मतलब टोटल, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, जिसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये आपकी गॉस थ्योरम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, पढ़ी है आपने। सेकेंड वाला जो है, सॉरी दिस इज नॉट डीएल, दिस इज डीएस, अगेन फॉर द सरफेस, सरफेस इंटीग्रल है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इसको बोलते हैं गॉसेस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, वैसे इसको नोबडीज लॉज भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नोबडीज लॉज। ये कोई किसी ने इसके साथ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, नोबडीज लॉज भी कहते हैं इसको, ठीक है। पर गॉसेस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म भी कहते हैं आप इसको। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स या टोटल मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा है मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। एक मोनो मतलब सिंगल, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो करता है, पॉजिटिव चार्ज अलग से मिल जाएगा आपको, नेगेटिव चार्ज अलग से मिल जाएगा, प्लस के साथ माइनस होना जरूरी नहीं है, माइनस के साथ प्लस होना जरूरी नहीं है। लेकिन मैग्नेटिज्म में मोनोपोल नहीं होता है, नॉर्थ पोल सेपरेटली नहीं मिलेगा आपको, या साउथ पोल सेपरेटली, इंडिविजुअल नॉर्थ पोल की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इंडिविजुअली साउथ पोल की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। दोनों पोल होंगे तो साथ ही होंगे। अब अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर एक मैग्नेट रखा है तो उसमें नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ भी होगा। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर जाएंगी तो साउथ से अंदर आ जाएंगी, तो टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस का कितना होगा? जीरो। ये आपका गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म है। फिर आप आ जाइए तीसरे नंबर पे, ये भी जाना पहचाना है, हालांकि इसको हमने थोड़ा सा फॉर्म बदल के लिखा है, फैराडे सेकंड लॉ है ये। तो फैराडे का सेकंड लॉ आपने इस फॉर्म में पढ़ा है, E इक्वल टू माइनस d∅b/dt। तो माइनस d∅b/dt तो यहाँ भी है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने ऐसे लिख दिया, E.dl। कहाँ से लिखा? आपको याद होगा कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल dV/dr इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने पढ़ा था। व्हाट इज dV हियर? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू dr, तो ये देखिए E इंटू dr जैसी ही चीज है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो ये फैराडे का सेकंड लॉ है, और ये तो अभी अभी देखा था एम्पियर सर्किटल लॉ इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में कौन सी करंट होगी? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, देखिए ε0 d∅e/dt। ये चार इक्वेशन को कंपाइल करने के बाद मैक्सवेल ने देखा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो बात अभी पहले भी हमने करी थी। ये फैराडे का लॉ है, सेकेंड लॉ। वैक्यूम में अप्लाई करें तो ये और ये। और अच्छा, यहां पे एक बात और आप ध्यान रखिए कि अगर वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है तो उसका सोर्स एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वैक्यूम में अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो what should be the source of that magnetic field? It is a time varying electric field। क्योंकि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वैक्यूम में है तो उससे एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप होगी और डिस्प्लेसमेंट करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस जो है वो सिर्फ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और इसी तरह से वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस जो है वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो यहां से उसके दिमाग में ये कंसेप्ट आया कि अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेव। वेव को अगर मैं एक सिंपल वर्ड में, हालांकि वेव को मैं बहुत तरह से डिस्क्राइब हम कर सकते हैं, लेकिन वेव का मतलब क्या होता है? वेरिएशन। ये वेव क्या है? ये वेरिएशन है। तो उसने कहा एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आ जा रहा है और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है, तो ऐसी एक वेव एग्जिस्ट करनी चाहिए
जिसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा हो और दोनों एक दूसरे के लिए सोर्स का काम कर रहे हो, ऐसी एक वेव होनी चाहिए। इस बात को मैक्सवेल ने सबके सामने रखा। हालांकि उसके कई सालों के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, हर्ट्ज। फिजिक्स में आप कोई बात अपनी रख सकते हैं, आप कोई भी बात अपनी रख सकते हैं कि साहब ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस तब तक नहीं मिलती जब तक वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई ना हो जाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाकई एग्जिस्ट करती है, क्योंकि दिखाई देने की चीज तो है नहीं। हम चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरे रहते हैं, लेकिन हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं दिखती है। तो अब जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उसको तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना ही पड़ेगा। तो मैक्सवेल ने जब सजेस्ट किया कि ऐसी वेव होनी चाहिए, तो उसके बहुत सालों के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे, हर्ट्ज। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाकई एग्जिस्ट करती है। और पिछले डिस्कशन में हमने ये भी देखा था कि एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है, चार्ज से। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वही चार्ज अगर मोशन में आ जाए तो उसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और वही चार्ज अगर ऑसिलेट करने लगे, ऑसिलेटिंग चार्ज विल प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्न विल प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पढ़ा है। तो ऑसिलेटिंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली जब वेरीफाई किया तो उसने कौन सा सर्किट लेके किया, ये भी हमने पढ़ा है। ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में आप चले जाइए, वहां आपको डिटेल डिस्कशन मिलेगा, ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट। तो एलसी सर्किट हमने देखा था कि जब एक चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर के अक्रॉस आप कनेक्ट करते हैं तो उस सर्किट में चार्ज ऑसिलेट करने लगता है, एंड दैट ऑसिलेटिंग चार्ज विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वही हर्ट्ज ने किया, उसने एक एलसी सर्किट लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करके देखा, तो उसने कहा वाकई एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अब हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर है तो कैसी दिखती होगी, कैसी दिखती होगी। हर्ट्ज ने ये बता दिया था, हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था। उसने दो बातें प्रूव करी थी हर्ट्ज ने। एक तो ये प्रूव किया था कि वाकई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। दूसरा उसने ये भी प्रूव किया था कि इस वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी उसने प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो अब हम इमेजिन करें, हम क्या मतलब, मैक्सवेल ने जब इमेजिन किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी कोई वेव होनी चाहिए, हर्ट्ज ने उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमेजिन करने का एक रास्ता हमें मिल गया कि कैसी वो वेव होनी चाहिए, कि ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा हो टाइम के साथ, और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हों। तो ये वेव कैसी दिखती होगी, तो देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमेजिन करें तो ऐसा कुछ दिखेगा। मैं फिर बता रहा हूं, दिखाई देने की चीज नहीं है, इमेजिनेशन है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स वाई प्लेन में वेरी कर रहा है। ठीक है, इसका जो ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक्स वाई प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो एक्स जेड प्लेन में है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में इस तरह से, क्योंकि जेड डायरेक्शन ऐसी तो होती नहीं है जो बोर्ड में आपने बनाई है, जेड डायरेक्शन ऐसी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, और वेव आपकी एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ही हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में ही हो सकता है, और वेव सिर्फ एक्स में ही आगे जाएगी, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कुछ भी हो सकता है। लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये जरूरी है, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी होंगे, ये जरूरी है। कि द टू फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है मान लीजिए इस प्लेन में, ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है इस प्लेन में, ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड का है मान लीजिए, ये प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और वेव आपकी तरफ आगे आगे आ रही है।
इट इज़ लाइक दैट। अब कोई ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में और मैग्नेटिक फील्ड जेड में ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपस में परपेंडिकुलर होंगे और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे, ये कंपलसरी है। तो इसको हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, तो हम खाली हवा में बात नहीं हो रही है। ये हमारा पहले वाला डिस्कशन जो मैक्सवेल का था, वहाँ भी ये बात प्रूव हुई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, हालांकि वो थ्योरेटिकल डिस्कशन था। हर्ट्ज ने इस बात को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया, तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के सामने आई कि इस तरह की होती होगी और होती है, ऐसी ही होती है। ठीक है, तो अब सवाल है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो वेव की इक्वेशन क्लास 11th में पढ़ी है हमने। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन जो होती थी वो यहाँ भी होगी। तो वहाँ वाइब्रेशन किसका होता था? मीडियम के पार्टिकल्स का। मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते थे जब वेव ट्रेवल करती थी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं, तो फिर जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखी जाएगी, लेकिन इक्वेशन की फॉर्म वही होगी जो क्लास 11th में आपने सीखी थी। तो मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसको हटा देते। सो लेट्स सी कि इक्वेशन क्या होगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं और मान के चलूं इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हम लिखेंगे E0 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे BZ, तो ये होगा B0 sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ये इक्वेशन मैं वहीं से लेके आया हूँ, क्लास 11th में जो पढ़ी है वही इक्वेशन है, क्योंकि वो वहाँ भी वेव पढ़ी थी आपने, मैकेनिकल वेव पढ़ी थी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन वेव तो वेव ही है, तो इक्वेशन सेम है। अब इसमें E0 B0 क्या है? E0 जो है वो इसकी पीक वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू E0, और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू जो है वो B0। ये इनकी पीक वैल्यूज हैं। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि इस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फेज सेम है। बोथ द फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, आर इन द सेम फेज, सेम फेज में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सेम फेज के का मतलब ये है कि आप देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम वैल्यू पे है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू पे है तो इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 पे है, तो सेम फेज में है दोनों फील्ड। अब इस इक्वेशन में जो बाकी टर्म्स हैं उनकी बात करें, ओमेगा है, के है, तो आप फेमिलियर है, कोई नई टर्म्स नहीं है, लेकिन फिर भी तो ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इक्वल्स टू 2 अपॉन कैपिटल T भी लिखते हैं, 2 F भी लिखते हैं, F फॉर फ्रीक्वेंसी, T फॉर टाइम पीरियड। K क्या है? ये है वेव नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2π/λ, ये K का फॉर्मूला है। और अगर यहाँ पे -kx लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं -kx दोनों में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वेव आपकी पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है। अगर -kx लिखा है, अगर +kx लिखा है तो नेगेटिव x में जा रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये वेव की इक्वेशन है। अब इस वेव से रिलेटेड कुछ और बातें, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमने इक्वेशन तो लिख दी वेव की, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी लिख दी, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी लिख दी, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम और डिस्टेंस का फंक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम और डिस्टेंस का फंक्शन है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है और डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है और डिस्टेंस के साथ भी वेरी कर रहा है। मैं समझाता हूँ कि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ और एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ अलग आएगी, यहाँ अलग आएगी। ये तो हुआ डिस्टेंस के साथ वेरिएशन। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे ट्रेवल कर रही होगी तो मैं दो अलग अलग लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखूंगा तो डिफरेंट आएगी। एक ही पोजीशन पे अगर देखूं, यहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखूं तो टाइम के साथ ये भी वेरी करेगी। तो टाइम के साथ भी वेरी कर रही है, डिस्टेंस के साथ भी वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी, दोनों डिस्टेंस और टाइम का फंक्शन है।
तो देखिए ये इक्वेशन है हमने लिखी, ओमेगा बता दिया आपको मैंने, ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कितनी है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख सकते हैं, 2 पाई एफ लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। के जो है वेव नंबर है जिसका फॉर्मूला 2 पाई बाई लेमडा है। इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। आप देखिए यहां से अगर मैं एक इक्वेशन ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा E0 साइन, इस ब्रैकेट से ओमेगा आप बाहर ले लीजिए तो हो जाएगा T माइनस के अपॉन ओमेगा एक्स। अब के अपॉन ओमेगा क्या है, या यहां से देखो तो ओमेगा अपॉन के अगर करते हैं तो ओमेगा होगा आपका 2 पाई बाई टी और के होगा 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लेमडा ऊपर जाएगा, लेमडा अपॉन टी। एंड व्हाट इज लेमडा अपॉन टी, दैट इज कॉल्ड स्पीड, सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को हम सी से डिनोट करते हैं। तो देखो लेमडा क्या होती है, वेवलेंथ। अगर ये वेव है तो इसकी वेवलेंथ यहां से यहां तक ये लेमडा, और यहां से यहां तक का टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम विल गिव यू स्पीड। तो ओमेगा अपॉन के क्या है, सी, और यहां क्या है के अपॉन ओमेगा, तो के अपॉन ओमेगा हो जाएगा 1 अपॉन सी। तो ये फॉर्मूला आपका, ऐसे भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और स्पीड भी हमें पता चल गई। तो अब मैं यहां पर स्पीड के सारे फॉर्मूले लिख देता हूं। स्पीड ऑफ EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर मैं C से डिनोट करूं तो स्पीड का फॉर्मूला आप E0 बाई B0 भी होता है। इसका वेरिफिकेशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, अननेसेसरीली बहुत लॉन्ग डेरिवेशन वो है तो उसको मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें सीधा सीधा फॉर्मूला चाहिए, तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो E0 अपॉन B0 भी लिख सकते हैं आप, इसको ERMS बाई BRMS भी लिख सकते हैं, RMS के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा आप इसको 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ये भी स्पीड का फॉर्मूला है इन वैक्यूम। वैक्यूम में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को लिखेंगे तो ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर किसी मीडियम में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड लिखेंगे तो 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन है, या इसी को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 अपॉन म्यू 0 म्यू आर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। नोइंग दिस फैक्ट कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, और ऐसे रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, म्यू अपॉन म्यू 0। तो अगर मीडियम में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड चाहिए तो यह है 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वैक्यूम में चाहिए तो यह है, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं। ये स्पीड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की काम आएगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी कैरी कर रही है और मैग्नेटिक एनर्जी को भी कैरी कर रही है। देखो बेसिकली क्लास 11th में आप याद करो, वेव क्या है बेसिकली। वेव जो है इट्स अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। आप मैकेनिकल वेव याद करिए, मैकेनिकल वेव एनर्जी ट्रांसफर करने का एक मेथड है जिसमें आपको मैटर का ट्रांसफर नहीं करना पड़ता। अगर मैं एक स्टोन अपने हाथ में m मास का एक पत्थर लूं और उसको v स्पीड से फेंकूं तो हाफ mv² एनर्जी मैंने ट्रांसफर कर दी, लेकिन इस एनर्जी ट्रांसफर में मास का भी ट्रांसफर हुआ है ना। लेकिन वेव जब ट्रेवल करती है तो एनर्जी तो ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। तो वेव बेसिकली इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ऑल्सो, मोमेंटम का भी ट्रांसफर होता है। अब मैकेनिकल वेव जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करती है। इतना ही फर्क है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम को भी ट्रांसफर करती है, ये भी ध्यान रखिएगा, वो भी अभी हम देखेंगे कि कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करेगी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी मालूम है। तो मैं बात करता हूं कि कितनी एनर्जी ये ट्रांसफर करेगी। तो अब हम यही वाली फॉर्म इक्वेशन की लेके चलते हैं, हालांकि आप इसको भी कैरी कर सकते हैं, दोनों फॉर्म याद रखिए। तो स्पीड का फॉर्मूला आपने देखा, अब आप याद करो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता था हाफ ऑफ एप्सिलॉन
जीरो ई स्क्वायर, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये पहले आप पढ़ चुके हैं, तो मैं सीधा यूज कर रहा हूँ 1/2 म्यू जीरो बी स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है और ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर किसी स्मॉल वॉल्यूम के लिए अगर मैं इसको लिखूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू अ स्मॉल वॉल्यूम अगर लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं dV इज द वॉल्यूम। ऐसे ही मैग्नेटिक एनर्जी के लिए मैं लिखूंगा 1/2 म्यू जीरो बी स्क्वायर एंड dV, वेयर dV इज द स्मॉल वॉल्यूम। तो क्या फर्क है कि ये एनर्जी डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम और ये एनर्जी है थ्रू द स्मॉल वॉल्यूम dV, इतना ही फर्क है। हम यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमें मालूम है तो किसी भी वॉल्यूम के लिए आप सिंपली मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, बहुत बहुत आसान है। तो एनर्जी डेंसिटी लेके चलना ज़्यादा बढ़िया है। 1 के लिए मालूम है तो किसी के लिए भी मालूम कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, है ना। तो इसलिए एनर्जी डेंसिटी को कैरी करते हैं, तो इसको कैरी करते हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी भी है, दोनों है। तो फिर अगर दोनों है तो टोटल एनर्जी कितना कैरी कर रही होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इतना तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कर रही होगी और इतना मैग्नेटिक एनर्जी को कर रही होगी, ठीक है। अब इसमें ई और बी का एक्सप्रेशन डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा ई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी, यहां से आ गया, प्लस 1/2 म्यू जीरो बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो हो गया बी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में आप देखें तो ये टोटल एनर्जी आ गई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी कर रही है, और ये एनर्जी जो है टाइम के साथ वेरी कर रही है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो अगर वेरिएबल है तो एवरेज लेना पड़ेगा। तो एवरेज एनर्जी की बात करें, ऑन एन एवरेज क्या ट्रांसफर हो रही है, तो फिर इनकी एवरेज वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी इन दोनों की, क्योंकि यही दो टर्म है जो वेरी कर रही है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। ये हाफ कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ऐसे ही यहाँ पे ये सब कांस्टेंट, ये दो टर्म है जो वेरी कर रही है। हम जब ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर हमने पढ़ा था, फिर कह रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, कंटिन्यूएशन में पढ़िए, सारी चीज़ें याद रहेंगी। हम जब एसी पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने एवरेज वैल्यू फाइंड की थी, तो वहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू आती थी हाफ, ये। तो मैं उस रिजल्ट को यूज कर रहा हूँ, इसकी एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए हाफ होती है। तो अगर एक साइकिल के लिए हाफ होती है तो ये हो जाएगा 1/4 हाफ एंड हाफ 1/4 एप्सिलॉन जीरो ई जीरो स्क्वायर, ये हो गया, प्लस 1/4 म्यू जीरो डी जीरो स्क्वायर। ये टोटल ऑन एन एवरेज इतनी एनर्जी डेंसिटी है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑन एन एवरेज इतना एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर कर रही है। अब यहाँ पे एक बात आपसे वेरीफाई करने के लिए कह सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में, मल्टीपल में पूछ सकते हैं। तो अभी देखें, हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा, ठीक है, स्पीड के फॉर्मूले अभी हमने देखे, मैंने हटा दिया यहाँ से, लेकिन अभी मैंने स्पीड के लिए लिखा था। तो अब देखते हैं क्या ये दोनों एनर्जी इक्वल है या नहीं है, ये इसको देख लेते हैं। टोटल एनर्जी तो ये आ गई। अब इसमें अगर आप देखो, अब मैं इसे हटा रहा हूं यहां से, तो ऑन एन एवरेज क्या टोटल एनर्जी आ रही है आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी कर रही है, वो आ रही है 1/4 एप्सिलॉन जीरो ई जीरो स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू जीरो बी जीरो स्क्वायर, ये आ रही है। अभी हमने फॉर्मूला देखा C = E जीरो अपॉन बी जीरो, स्पीड का फॉर्मूला है, और स्पीड का फॉर्मूला ये भी है 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, ये है। इनको यूज करते हैं,
तो मैं अगर इनको कंबाइन कर दूं तो मैं लिख सकता हूं E0 अपॉन V0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0। ये देखिए, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, दोनों इक्वल। यहां से आपको क्या मिलेगा, E0 स्क्वायर इक्वल टू V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू 0 एप्सिलॉन 0। यहां रिप्लेस कर दीजिए, क्या आएगा 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन 0, और E0 स्क्वायर की जगह अगर मैं ये लिख दूं तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ये कैंसिल हो गया, प्लस ये और तो टोटल कितना आया, हाफ ऑफ म्यू 0 B0 स्क्वायर, इतना आ रहा है। ये तो आ गया मैग्नेटिक एनर्जी के टर्म में। इसी में अगर आप यहां से B0 स्क्वायर के लिए बात करें यहीं से, तो क्या आएगा, B0 स्क्वायर आएगा E0 स्क्वायर म्यू 0 एप्सिलॉन 0, इतना आएगा। इसको आप यहां रिप्लेस कर दें अगर, तो क्या मिलेगा, ये तो आ गया 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर आ गया, प्लस यहां पे आप देखिए 1 अपॉन 4 म्यू 0, और B0 स्क्वायर की जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये होगा E0 स्क्वायर म्यू 0 एप्सिलॉन 0, म्यू 0 से म्यू 0 कैंसिल, 1 अपॉन 4 ऑफ दिस, 1 अपॉन 4 ऑफ दिस, कितना मिलेगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर, ये आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में टोटल एनर्जी डेंसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में टोटल एनर्जी डेंसिटी ये है, और दोनों इक्वल है, दोनों बराबर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, बोथ आर इक्वल। क्योंकि इसमें आप B0 की वैल्यू रखते हैं अगर, तो ये आ जा रहा है, इसमें E0 की वैल्यू रखते हैं तो ये आ जा रहा है, दैट मीन्स बोथ एनर्जीज आर इक्वल। तो इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इक्वल होती हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ऑन एन एवरेज इतनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैरी करती है, इतनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैरी करती है। किसी भी वॉल्यूम के लिए फाइंड करना हो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस वॉल्यूम के लिए आ जाएगी। ये तो बात हुई कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। मोमेंटम, उसको भी देख लेते हैं। तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगी, तो अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मान लीजिए अगर इतनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, इतनी एनर्जी अगर वो वेव कैरी कर रही है अपने साथ, तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर कर रही होगी, u अपॉन c, c फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इतना मोमेंटम ट्रांसफर कर रही होगी। मान लीजिए अगर ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है जिसके पास इतनी एनर्जी है, और ये सरफेस इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसने एनर्जी कितनी ट्रांसफर की, इतनी, और मोमेंटम कितना ट्रांसफर किया, इतना। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे आती है, जैसे लाइट किसी मिरर पे आती है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस सरफेस पे आई और रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, ठीक है, तो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, तो एनर्जी तो ट्रांसफर हुई नहीं, लेकिन मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। क्योंकि जब वेव आ रही थी तो इसका मोमेंटम क्या था, p, जब जा रही है तो भी कितना है p, लेकिन ये माइनस p, तो टोटल मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ है, ट्वाइस ऑफ p, जिसमें p इतना है तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ u अपॉन c, इतना मोमेंटम ट्रांसफर होगा। तो अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जा रही है तब तो इतना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, एनर्जी भी कंप्लीटली ट्रांसफर हो गई। लेकिन अगर आई और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई तो एनर्जी तो ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, और इतना। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये तब है जब जिस डायरेक्शन में आई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, तब। आप जानते हैं मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का खेल है। लेकिन ये पक्की बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी भी ट्रांसफर करती है और मोमेंटम भी ट्रांसफर करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप सुनिए बात, जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक चार्ट मिलेगा कि कितने तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेंडमली लिख रहा हूँ, जानबूझ के रेंडमली लिख रहा हूँ कि कितने तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। 7 टाइप होती हैं, जैसे लाइट है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, ठीक है, गामा रेज एंड रेडियो वेव्स। मैंने रैंडमली लिखी है जानबूझ के, क्योंकि अब कुछ काम आप भी करेंगे। 7 है ये ऑल टुगेदर। जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम मिलेगा, ये मतलब कितने तरह की होती हैं ये सारा लिखा हुआ होगा। इनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज लिखा होगा सबका, इनकी वेवलेंथ लिखी होगी, वेवलेंथ का ऑर्डर सबके लिए, इनका सोर्स लिखा होगा और इनका यूज लिखा होगा, यूजेस। ये चार्ट आपको याद करना है। कोई भी एग्जाम है, नीट है, जेईई है, कहीं भी यूपी बोर्ड का एग्जाम है, कहीं भी ये चार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने का तरीका क्या होगा, इनको आप या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में याद कर लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में याद कर लो, आपकी चॉइस है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में याद कर लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में याद कर लो, आपकी चॉइस है। अब यहां पे एक छोटी सी बात, या तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में याद कर लेना या वेवलेंथ के लिए याद कर लेना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर अगर आपको याद होगा तो वेवलेंथ का ऑटोमेटिक हो जाएगा। यूजिंग दिस फॉर्मूला C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, वेयर C इज फॉर द स्पीड, जो कि आप जानते हैं 3 × 10⁸ होती है वैक्यूम में या एयर में। न्यू इज फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज फॉर द वेवलेंथ। फॉर्मूला मालूम है आपको? तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर याद कर रखा है तो स्पीड तो पता ही है, तो वेवलेंथ अपने आप आ जाएगी। और अगर वेवलेंथ का याद कर रखा है, स्पीड पता है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो दोनों में से किसी एक को आप कर लें, और जिसको भी करें, फ्रीक्वेंसी को करें या वेवलेंथ को आप याद करें, तो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें, वो करना पड़ेगा। फिर आप इनके सोर्सेज याद कर लीजिए कि कैसे प्रोड्यूस होती है और यूजेस, कहाँ यूज होती है। ये भी यूजेस में भी आपको बता दूं, हो सकता है बुक्स में 50 तरह के यूजेस दिए हो, आप उन यूजेस पे कॉन्सेंट्रेट या फोकस करिएगा जो बहुत कॉमन है। कॉमन जैसे अल्ट्रावायलेट है, वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है, किलिंग द जर्म्स, कॉमन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा एक ही होगा, बहुत सारे कॉमन हो सकते हैं। तो 2, 3, 4 जितने भी कॉमन यूजेस होंगे डेली लाइफ में, उनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वही पूछे जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा डीप जाके वो नहीं करना है, जो पता ही नहीं है आपको, उसको याद करने का सेंस नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये स्पेक्ट्रम आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कशन हमारा सारा हो गया। हाँ, एक बात मैं और बता दूं आपको, ये बोर्ड के बच्चों के लिए, जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आपसे कहेंगे कि साहब आप याद करो, मैकेनिकल वेव याद करो। 2 तरह की होती थी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, 2 तरह की मैकेनिकल वेव होती थी। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती थी कि जब वेव किसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मैं मैकेनिकल वेव की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो वेव अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और मीडियम के पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते थे। बेस्ट कॉमन एग्जाम्पल इन डेली लाइफ, साउंड वेव इन एयर। एयर में जब साउंड ट्रैवल करती है तो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है उसका, कंप्रेशन, रेरिफ्रैक्शन, याद आ रहा होगा। तो जिधर वेव जा रही है उधर ही पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल। दूसरी कौन सी होती थी? ट्रांसवर्स, कि वेव जा रही है इधर, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है इसके परपेंडिकुलर। बेस्ट कॉमन एग्जांपल, रिपल्स ऑन द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस में रिपल्स होती हैं, वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो मैकेनिकल वेव 2 तरह की होती थी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हमने वाई डायरेक्शन में लिया था,
मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में लिया था और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन था एक्स। तो क्योंकि ये दोनों फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स। ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर होता है इनका। आपसे पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स नेचर। ये आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स नेचर। बोर्ड के एग्जाम में आपसे कहेंगे प्रूव करो, वेरीफाई करो साहब, तो वेरिफिकेशन बड़ा आसान है। एक फेनोमेना होता है वेव के साथ जिसको कहते हैं पोलराइजेशन। दिस इज अ फेनोमेना रिलेटेड विद द वेव्स, पोलराइजेशन बोलते हैं। अब पोलराइजेशन क्या होता है मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा, आगे चल के करेंगे जब हम वेव पढ़ेंगे। पोलराइजेशन लेकिन वेव से रिलेटेड एक फेनोमेना होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। और ये फेनोमेना सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के साथ होता है, ओनली फॉर ट्रांसवर्स वेव, ओनली फॉर ट्रांसवर्स वेव, इन्हीं के साथ ये होता है। तो अगर आपसे कहेंगे साहब आप प्रूफ करिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है, या हम कैसे वेरीफाई करें कि ट्रांसवर्स होता है, तो आप कहेंगे कि दीज वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। इन वेव्स का पोलराइजेशन हो जाता है, तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि ये ट्रांसवर्स नेचर की है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव का ही पोलराइजेशन हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल का नहीं होता है। तो आपका एक लाइन का सिंपल आंसर होगा कि सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड सो देयर नेचर हैज टू बी ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ही होगा। हालांकि इसका मैथमेटिकल वेरिफिकेशन भी है जो मैं यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थियोरेटिकली आप सिंपली कह सकते हैं कि इन वेव्स का पोलराइजेशन हो सकता है, इसलिए ये ट्रांसवर्स ही होंगी, लॉन्गिट्यूडनल का तो पोलराइजेशन होता ही नहीं है। अब हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की बात करें इससे पहले मैं छोटी सी एक बात और बता दूं, जिसके लिए हम यूज करते हैं टर्म इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। जनरल टर्म है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बात हो रही है। इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव, मैकेनिकल वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, कोई सी भी, इंटेंसिटी क्या होती है? तो इंटेंसिटी का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, मैं जनरल लिख रहा हूं, तो ये क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द वेव, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द वेव पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ये जनरल टर्म है, आई से डिनोट कर लेते हैं हम इसको, आई फॉर इंटेंसिटी। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी डेंसिटी है ऑन एन एवरेज वो ये है, मान लीजिए एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है, ये है मान लीजिए। और इसका फॉर्मूला भी देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में फॉर्मूला आया था हाफ ऑफ दिस, और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आया था इतना, ये भी देखा था। अब इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ये फॉर्मूला है इंटेंसिटी का। तो मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया ए है, इस क्रॉस सेक्शन से ये वेव ट्रांसफर होती है या आगे बढ़ती है थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, और इस वेव की स्पीड मान लीजिए c है, c इसकी स्पीड है, और इस क्रॉस सेक्शन से ये आगे बढ़ती है। इसकी एनर्जी डेंसिटी ये है, एनर्जी डेंसिटी। तो डेल्टा टी सेकेंड में ये वेव कितना आगे बढ़ेगी? तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डेल्टा टी सेकेंड में ये वेव इतना आगे बढ़ेगी।
C इंटू डेल्टा टी। तो फिर ये जो सिलेंडर बन रहा है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज A इंटू लेंथ दैट इज C डेल्टा टी, इतना होगा वॉल्यूम। अब ये है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम के थ्रू टोटल एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई होगी? टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितनी हुई होगी? ये एनर्जी डेंसिटी है, ये यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी है। इतने वॉल्यूम से कितना ट्रांसफर हुई होगी? इतना ट्रांसफर हुई होगी। सिंपल यूनिटरी है, यूनिट वॉल्यूम से इतनी, तो इतने वॉल्यूम से कितनी मल्टीप्लाई कर दो, और ये वॉल्यूम हमने फाइंड किया क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो ये इतना आ गया। अब इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द वेव। कितनी एनर्जी ट्रांसफर की वेव ने? इतनी, डिवाइडेड बाय एरिया, ये एरिया एंड टाइम। तो टाइम से टाइम कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल, तो क्या फॉर्मूला आया? एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू सी। ये इसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। न्यूमेरिकल्स में आप यूज कर सकते हैं। मैं फिर बता दूं, आई फॉर इंटेंसिटी, यू एवरेज क्या है? एनर्जी डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इनटू स्पीड। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी आ गया आपके पास। ये जनरल फॉर्मूला है, एप्लीकेबल फॉर एनी वेव, ठीक है। तो अब थोड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक कैपेसिटर दिया है। इस कैपेसिटर का प्लेट एरिया A है, इसका सेपरेशन D है, और ये आपने एक सेल लगा रखा है और एक I करंट से इसकी चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग प्रोसेस ऑन है, तो इसकी चार्जिंग हो रही है। तो आपसे कह रहे हैं कि इसकी ये जो दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में एक एरिया हम अगर ले लें जो कि A/2 है, मान लीजिए हाफ ऑफ दिस, तो यहाँ पर से जो डिस्प्लेसमेंट करंट पास हो रही है वो बताइए कितनी होगी। क्योंकि आपको मालूम है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कंडक्शन करंट तो होती नहीं है, शुरू से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट आपको इस एरिया से बतानी है। इसका एरिया कितना दे रखा है? A/2। तो क्या करें? हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ε0 d∅e/dt। यानी डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा, जिसमें थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये थीटा होता है। अब ये जो एरिया है बीच में दे रखा है, इसका एरिया वेक्टर डेफिनेटली इधर ही आएगा। और कैपेसिटर की प्लेट्स को अगर आप देखें, ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो +2 माइनस इधर को होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। तो थीटा कितना है? 0। तो फ्लक्स हो जाएगा आपका E/A cos 0 हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा 0 है तो cos 0 आपका कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो ये आया E/A। अब क्योंकि आपको इस एरिया से फ्लक्स चाहिए तो यहाँ पर आएगा A/2, तो ये A हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/ε0, जिसमें सिग्मा होता है Q/A∁0 हो गया, where Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर कैपेसिटर की प्लेट्स का चार्ज अगर Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? Q/A∁0। तो ये E आ गया, तो यहाँ पे रख दीजिए आप E। तो E हो गया आपका Q/A∁0 इंटू A/2। A से A कैंसिल। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट में आपको चाहिए d∅e/dt, ये चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आएगा 1/2 ε0। कांस्टेंट है, नथिंग टू डू विद द टाइम, और
डिफरेंशिएशन कितना होगा, dq बाई dt होगा, क्योंकि चार्ज जो प्लेट्स पे है कैपेसिटर के वो बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, और dq बाई dt क्या होता है, I, तो ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन 0 I, ये आया d phi e बाई dt। अब आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ से क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन 0, और d phi e बाई dt की जगह ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 I, जिसमें एप्सिलॉन 0 कैंसिल, तो I/2 हो जाएगा। ये तो हो गई बात सॉल्व करने की। लेकिन वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जो ये तो आ रही है कंडक्शन करंट, अब सीधा सीधा अगर बात करें, ये तो मैंने समझा दिया आपको आया कैसे, सीधे सीधे बात करें तो ये कंडक्शन करंट है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, अगर मैं प्लेट्स को अलग से बनाऊं यहाँ पे, तो ये आपकी कंडक्शन करंट आ रही है और कैपेसिटर की प्लेट के बाहर भी आई जा रही है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये इस पूरे क्रॉस सेक्शन में है। जब आप कहते हैं कि ID इक्वल्स टू I, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट यहाँ पे बराबर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये इस पूरे क्रॉस सेक्शन में है, पूरे क्रॉस सेक्शन में है। और इसी पूरे क्रॉस सेक्शन में जो करंट जा रही है, कंडक्शन करंट, वो कितनी जा रही है, I। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए आपसे पूछे, मान लो ये प्लेट एरिया A है और ये क्रॉस सेक्शन आपको बीच में एक एरिया A/3 दे रखा है, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी, I/3 हो जाएगी सीधा सीधा, समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है प्लेट्स के बीच में जो I के बराबर है, वो इस पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए है। तो किसी भी पार्ट के लिए पूछेंगे तो सीधा सीधा आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमसे A/2 एरिया दे रखा था तो I/2 आ रहा था, अगर A/3 दिया होता तो I/3 हो जाता, ये ध्यान रखना, तो ये काम आएगा आपके। लेट्स सी अनदर वन। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये वेव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है इसका। इस वेव की जो वेवलेंथ है वो 5 mm है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो है 30 वोल्ट पर मीटर है, ये दे रखा है। अब आपसे कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस लिखिए, और ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड y में है और मैग्नेटिक फील्ड आपका z में है, ये आप एज्यूम कर लीजिए। तो ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन x दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू दे रखी है। आपसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखिए। तो सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है, E0 साइन ओमेगा t माइनस x/c, ये है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या है, B0 साइन ओमेगा t माइनस x/c, ये है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की के लिए एक्सप्रेशंस है, ठीक है। तो अब क्या करना है तो देखो आपको लेमडा दे रखा है, पीक वैल्यू दे रखी है। अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में E0 पता है, C को आप C ही रहने दीजिए, अब बचा ओमेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, हमको मालूम है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई f होता है। फ्रीक्वेंसी को आप f से चाहे तो f से डिनोट कर लीजिए, न्यू से चाहे तो न्यू से कर लीजिए। इस लेटर को न्यू बोलते हैं, ग्रीक लेटर है, न्यू बोलते हैं इसको। v जैसा दिख रहा है पर थोड़ा सा समझ रहे हैं ना। तो ये ओमेगा है, 2 पाई न्यू या 2 पाई f, जैसे भी आप लिखना चाहे। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है c इक्वल्स टू न्यू लेमडा। तो यहां से न्यू कितना आएगा, c/लेमडा, और लेमडा हमें पता है इसलिए। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई न्यू का मतलब c/लेमडा। ओमेगा को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम है तो ओमेगा के टर्म में लिख नहीं पाऊंगा। अब हम देख लेते हैं। तो ये हमने छोटी सी कैलकुलेशन की, आई होप आप समझ रहे हैं। ये दो फॉर्मूले हमने यूज करके ओमेगा को लेमडा के टर्म में लिख लिया। सी तो हमारा चल ही रहा है इक्वेशन में, ठीक है। अब आप आ जाओ यहाँ पे, तो क्या होगा, ई वाई इक्वल्स टू E0, E0 मतलब ये साइन ओमेगा, ओमेगा मतलब ये
2 पाई बाई लेमडा इंटू सी, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, t माइनस एक्स अपॉन सी। तो अगर मैं c से अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये इक्वेशन थोड़ा सा हमारी और सिंप्लीफाई हो जाएगी, 2 पाई बाई लेमडा, क्योंकि लेमडा भी मुझे मालूम है 5 mm। अब 5 mm है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, यूनिट्स को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो E0 आप लिख रहे हैं वोल्ट पर मीटर, तो यहाँ पर आप मीटर की बात कर रहे हैं, यहाँ आप मिलीमीटर की कर रहे हैं, तो मिलीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, 10⁻³ कर दिया, और c से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा c इंटू टी, और यहाँ पे c से c कैंसिल हो जाएगा x। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। अब बचा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में कुछ नहीं करना है, ये चीज तो एज इट इज रहेगी, नो चेंज, ये बदल जाएगा बस, ये चेंज हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते। तो देखो हमने पढ़ा था E0 बाई B0 इक्वल्स टू C, अगर आपको याद हो E0 बाई B0 इक्वल टू C स्पीड का फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ से B0 कितना आएगा, ये आएगा E0 अपॉन C, इतना आएगा, यस और नो। अब E0 तो पता ही है कितना है, 30, और स्पीड कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इतनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से B0 आ जाएगा 10⁻⁻7, 3 से 3 कैंसिल, 10 हो गया, और 10⁸ को ऊपर लाएंगे तो सॉल्व करके 10⁻⁻7 टेस्ला आ जाएगा। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सीधा सीधा हो जाएगा, 30 की जगह ये आएगा 10⁻⁻7, और बाकी आपका एज इट इज रहेगा साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻³ इंटू Ct माइनस एक्स, ये एक जैसा आएगा, ये देखिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में है, और इसका एक्सप्रेशन भी दे रखा है, राइट। फिर वो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, जिसकी स्पीड 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, है ना, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे रखा है। और फिर वो कह रहे हैं कि जहां पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है वहीं पर एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये वाई डायरेक्शन में कर रहा है, और ये इसकी स्पीड है। तो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। कितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये आप बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों का फोर्स लगेगा इस पे। और दोनों फोर्सेस का फार्मूला हमें मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Q × E, और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का फार्मूला क्या होता है, QVB sin थीटा, जिसको आप Q और B × B भी लिख लेते हैं, लॉरेंज फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, ठीक है, ये है। अब इस फॉर्मूले में थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन बी एंड बी, ये थीटा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो सीधा सीधा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्योंकि मैक्सिमम फोर्स पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था हमारा जनरल, Ey = E0 sin ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन सी। तो E0 मतलब पीक वैल्यू, तो यहाँ पर पीक वैल्यू ले लीजिए आप 300, ठीक है। तो कितना आएगा 4.8 × 10⁻⁻17 न्यूटन, इतना तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। और ये लगेगा निगेटिव वाई में, निगेटिव वाई डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव वाई में फोर्स लगेगा, तो ये डायरेक्शन हो गया फोर्स का, ये वैल्यू हो गई। अब बचा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होगा, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अभी मैंने आपको बताया E0 अपॉन B0, ये जो रेशियो है ये स्पीड के बराबर होता है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू आएगी कितनी, E0 अपॉन C।
ई नॉट कितना है 300, और स्पीड कितनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एयर में या वैक्यूम में, ये भी दिया होगा आपको वहाँ पे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कहाँ कर रही है। आप जो स्पीड ले रहे हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 3 × 10⁸, ये सिर्फ एयर या वैक्यूम के लिए ले सकते हैं आप। मीडियम में नहीं होती इतनी स्पीड, किसी और मीडियम में, एयर के अलावा किसी मीडियम में अगर होगी तो उतनी स्पीड नहीं होगी। तो ये मेंशन होगा क्वेश्चन में कि वेव कहाँ है, वैक्यूम में है और एयर में है, तो आप इतनी स्पीड फिर ले पाएंगे। ठीक है, तो 300 डिवाइडेड बाई दिस कितना आएगा, ये आएगा 10⁻⁻⁶ टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का फॉर्मूला था, तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का फिर से देखिए Q × V × V। अब देखो अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका y में है, वेव आपकी x में जा रही है, यहाँ से पता चल रहा है x में जा रही है, पॉजिटिव x में जा रही है, -x है का मतलब +x में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली इसमें z में होगा। तो इधर है आपका मैग्नेटिक फील्ड, इधर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ही जा रहा है, +y में जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पैरेलल जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड से इसका डायरेक्शन देखूं तो परपेंडिकुलर है। तो मैं QED sin थीटा की बात करूं तो Q की जगह 1.6 × 10⁻⁹ आएगा। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी दे रखी थी आपको, 2 × 10⁻⁷, तो यहाँ पे 2 × 10⁻⁷ आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 10⁻⁻⁶ इतनी आई थी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 3.2 × -19 और -6 -25 और +7 यानी 10⁻⁻18 न्यूटन आ रहा है। इतना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब सवाल है कि ये फोर्स किधर लगेगा, तो V × V कर लेते हैं। तो ये है V और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, तो ये +x में आएगा, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में फोर्स आएगा। आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है y में, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, तो राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं करूं तो x में डायरेक्शन आ रहा है a, ठीक है, x डायरेक्शन में आएगा। तो ये आपका, तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो आज का डिस्कशन के लिए ये सफिशिएंट है। दोनों वीडियो देखिए, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि शुरू से देखा करिए, तब आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पूरा वीडियो देखिए। रोज मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, फिर आप रिलक्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो वेरी सून आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो। देखें क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक की बात हम करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।